भाई डंकी मूवी रिलीज हो चुकी है और आप में से बहुत से लोगों ने जाकर देख भी ली होगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पहली बार पता चला होगा कि डंकी या डोंकी रूट भी कोई चीज़ होती है, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से इसके बारे में पढ़ रखा होगा या देखा होगा किसी न किसी वीडियो में, डॉक्यूमेंट्री में। और इस मूवी में भी बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि डंकी या डोंकी रूट होता क्या है, कैसे इलीगली इमिग्रेंट्स इन मुल्कों से, इन कंट्रीज से उन कंट्रीज में सफ़र करते हैं जहां पे तरक्की पहुंच चुकी है। मूवी की तरफ अभी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ फिगर्स पे गौर कर लेते हैं कि आज तक कितने लोग इन डंकी रूट्स के ज़रिए इन कंट्रीज़ में, यानी कि सक्सेसफुल कंट्रीज़ में जाने की कोशिश कर चुके हैं। उसकी रीज़न क्या है, उनके रूट्स क्या होते हैं और उनके खास तौर पे उनके नंबर्स क्या हैं, कितने लोग ये ट्राई कर चुके हैं। फिर हम आएंगे डंकी मूवी की तरफ, लेकिन उससे भी पहले हम आपको बताएंगे इसकी हिस्ट्री कि ये डंकी जो है, ये शैतानी तरीका इमिग्रेशन का स्टार्ट किसने किया, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। अगर फिगर्स की बात करें कि कितने लोग इन डंकी या डोंकी रूट्स के ज़रिए कनाडा, यूएसए, यूके या ऑस्ट्रेलिया या किसी भी सक्सेसफुल कंट्री में सफ़र करने की कोशिश करते हैं, तो उन फिगर्स में सबसे पहले जिन कंट्रीज़ का नाम आता है वो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया है, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पे पहली बार डंकी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके बारे में अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये डंकी रूट आया कहाँ से। और फिगर्स की अगर बात करें, क्योंकि जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ इसको या पाकिस्तानी समझ रहे होंगे या इंडियन समझ रहे होंगे, तो पाकिस्तान में से तकरीबन हर साल तकरीबन 20,000 से लेकर 30,000 लोग डंकी रूट के ज़रिए यूएसए में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, और जो लोग पाकिस्तान से यूके डंकी रूट के जरिए जाने की कोशिश करते हैं वो है 15,000 से 20,000। इसी तरह अगर इंडिया की बात कर ले, क्योंकि वो पॉपुलेशन में भी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से जो लोग यूएसए की तरफ इमिग्रेशन डंकी रूट के ज़रिए करते हैं वो तकरीबन 2 लाख से 3 लाख लोग बनते हैं, और जो इंडिया से यूके जाने की कोशिश करते हैं वो तकरीबन 60,000 से लेकर 1 लाख तक है। इन फिगर्स को सर्च करने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा दिमाग खपाई करनी पड़ी, क्योंकि ये फिगर्स कहीं भी आपको एक्यूरेट नहीं मिलते। ज़ाहिरी बात है कि ये एक इलीगल प्रोसेस है और ये लोग छुप छुपा के पहुंच रहे होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये लोग रजिस्टर कराएंगे कि भाई हम डंकी रूट के ज़रिए जा रहे हैं तो हमारा भी नाम लिख लेना कि इतने लोग इन कंट्री से यूएसए, यूके, कनाडा या किसी भी और कंट्री के लिए निकल चुके हैं। तो इनके जो एग्जैक्ट फिगर हैं अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ इनसे कभी भी मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो किसी को आज तक पता ही नहीं है। और बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि कितने लोग यहाँ से इन कंट्री की तरफ इमिग्रेट करने की कोशिश करते हैं, बल्कि बहुत से लोग जो वहाँ पहुँच जाते हैं उनका भी फिगर बहुत बड़ा है। बहुत से लोग वहाँ पहुँच के भी इलीगली रह रहे हैं, जिनको ना असाइलम मिला, ना नेशनैलिटी मिली और ना ही वो आज तक वापस आ चुके, और उन फिगर्स को भी ढूंढना आसान नहीं था। तो अगर इंडिया की बात करें कि कितने लोग इलीगली यूएसए में रह रहे हैं, तो उनका फिगर मुझे बहुत ज़्यादा ढूंढने से मिला है। 5 लाख से लेकर 6 लाख लोग जो इन कंट्रीज़ में पहुंचने के बाद, ख़ासतौर पे यूएसए में पहुंचने के बाद भी इलीगली रह रहे हैं, और जो इंडियंस यूके में इलीगली रह रहे हैं, जिनको अभी तक ना असाइलम मिला, ना उनको नेशनैलिटी और ना वो वापस आ सके, उनका नंबर है तकरीबन 1 लाख से लेकर 2 लाख तक। और अब बातें पाकिस्तान की तरफ के कितने पाकिस्तानी इलीगली यूएसए में रह रहे हैं, तो उनका फिगर भी मुझे गूगल पे सर्च करने से बिल्कुल इंडिया के बराबर ही मिला, जबकि इनकी जो आबादी है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर भी तकरीबन 5 लाख से लेकर 6 लाख तक इलीगल पाकिस्तानी यूएसए में रह रहे हैं, जिनको अभी तक कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, और तकरीबन 60,000 से 1 लाख तक यूके में रह रहे हैं। ये फिगर मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ की आबादी में बहुत डिफरेंस है, तो इतना ज़्यादा फिगर मैच हो नहीं सकता। इससे भी हमें ये पता चलता है कि आपको कहीं भी ढूंढने से इलीगल इमिग्रेंट्स या इलीगल जो डंकी रूट के ज़रिए जा रहे हैं उनका कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं मिलता कि कितने लोग डंकी रूट के ज़रिए वहाँ की तरफ गए या वहाँ पहुँचे। खैर, तरीकाकार पहुँचने का जो भी हो,
इनमें से कुछ भी आसान नहीं है। ना ये डंकी रूट वहाँ पे पहुँचने के लिए आसान है, और ना वहाँ पे जो लाइफ आपको पहुँच के गुजारनी पड़ती है वो आसान है। जब आप वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इल्लीगल रूट से जाते हैं। जब आप वहाँ पहुँच भी जाते हैं तो वहाँ जाके रहना भी आसान नहीं होता। वहाँ पे एक एक कमरे में 10 से 20 इल्लीगल इमिग्रेंट्स रह रहे होते हैं, जो कि छुप के रह रहे होते हैं। उनको जॉब्स नहीं मिल पाती क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। छुप छुप के इनको जॉब्स करनी पड़ती हैं, और छुप के जॉब करने की वजह से इनको सैलरीज भी वो नहीं मिल पाती, क्योंकि इनको जॉब देने वाले बहुत बड़े रिस्क में होते हैं। उस वजह से इनको हाफ या उससे भी कम सैलरीज मिल रही होती है। लेकिन जब वो डॉलर या पाउंड या यूरो की कन्वर्जन लगाते हैं तो वो इस सैलरी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इनको पुलिस से भी बच के रहना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। इतने स्ट्रिक्ट कंट्री, इतने रूल्स, वहाँ पे बच के रहना तकरीबन इम्पॉसिबल है। आखिरकार कभी ना कभी ये लोग पकड़े जाते हैं और इनको वहाँ पे पहले तो दी जाती है सज़ा। इनको वहाँ पे डिटेंशन सेंटर्स में, जेल में रखा जाता है, और उसके बाद इनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डंकी मूवी की। डंकी मूवी तो तकरीबन इस वीडियो पे आने वाले हर किसी ने देख ली होगी, क्योंकि आप भी डंकी मूवी का रिव्यू देखने ही आए हैं। लेकिन इस डंकी मूवी में जितनी स्ट्रगल उन डॉक्टर्स के ज़रिए जाने वाले जो भी इमिग्रेंट्स हैं उनकी दिखाई गई है, वो रियल स्ट्रगल का सिर्फ 5 से 10% है। यानी कि 90% जो स्ट्रगल है रियल में इनको ज़्यादा करनी पड़ती है। और जो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, जितने के इसमें दिखाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे शाहरुख खान के साथ तकरीबन 3 से 4 लोग और थे, और जिसमें से 2-3 तो पहुँच गए। लेकिन रियल में कई बार ऐसा होता है एक भी आगे पहुंच नहीं पाता। डायरेक्टर और एक्टर्स ने बहुत अच्छी स्ट्रगल की है इसको एक्सप्लेन करने की। इसको बड़े साफ सुथरे तरीके से दिखाया गया है। बहुत ज़बरदस्त इमोशनल बॉन्डिंग भी दिखाई गई है। यहाँ पे जैसे वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं वो भी दिखाया गया है, लेकिन उसको फन और लव स्टोरी में डाल के इसको थोड़ा सा टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया है। खैर, डायरेक्टर्स इस मूवी को अगर इस तरह से बना रहे हैं तो उसके पीछे भी उनका कोई ना कोई मकसद होगा, और जारी बात है सक्सेस तो इसको मिल ही जाएगी। लेकिन फिर से मैं बता दूं कि इसमें जो स्ट्रगल दिखाई गई है वो रियल स्ट्रगल का सिर्फ 5 से 10% ही है। डंकी मूवी का रिव्यू तो आपको सबने दिया होगा, और डंकी या डोंकी प्रोसेस, ये इस तरह सफ़र करने का, इसके बारे में आपने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज देख रखी होंगी, जिसमें उन्होंने बताया कैसे कौन कौन किस तरह कहाँ पहुँचा, उनकी जो भी स्ट्रगल स्टोरीज हैं या जो इस सफ़र में मारे गए, उसके बारे में आपने डॉक्यूमेंट्रीज देख रखी होंगी। लेकिन हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, तो हम वो भी थोड़ा सा जानने की कोशिश कर लेते हैं। इस डंकी लगाने का जो प्रोसेस है, इसकी शुरुआत तकरीबन 400 साल पहले होती है, और ये शुरुआत होती है जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ज़मीन, जिसको बर्रे सगीर भी कहते थे, उस पे एंट्री करते हैं। वहाँ से ही इस डंकी या डोंकी प्रोसेस की स्टार्टिंग हो जाती है। ब्रिटिश जो कि पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर रहे थे अर्ली 1600 में, यानी कि 1600 में, वो अपने कुछ बंदों को भेजते थे, कुछ इंग्लिशमैन, जो कि पूरी दुनिया में जगह जगह निकल जाते थे और ऐसे लैंड्स ढूंढते थे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ट्रेडिंग के लिए चीज़ें मिल सके। और इसी तरह ढूंढते हुए उनको मिली ये लैंड, जो कि आज इंडिया और पाकिस्तान है। उस टाइम कुछ ब्रिटिश यहाँ पे आए, उन्होंने विजिट किया और उन्होंने वापस जाके बताया कि यहाँ पे एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी हम किस तरह मसालों की ट्रेड कर सकते हैं। और वो यहाँ पे मसालों की ट्रेड के लिए 1608 में एंटर हुए। पर ये जो मसालों की ट्रेड थी, सिर्फ यहीं पे बात ख़त्म होने वाली नहीं थी, उनका प्लान कुछ ज़्यादा ही लंबा चलने वाला था। उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले अपने जो बंदे यहाँ भेजे थे, उन्होंने इस पूरे लैंड को एक्सप्लोर किया था। उन्होंने यहाँ के सीजन्स, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, यहाँ पे रिवर, जहाँ पे जिस तरह सी ओशंस टच कर रहे हैं, और जो भी मिनरल्स यहाँ पे मिल रहे थे जो कि पूरी दुनिया में शायद नायाब होंगे, उनको जब एक्सप्लोर किया और जाके उसको एक्सप्लेन किया, तो वो एक मसालों की ट्रेड से बात ख़त्म होने वाली नहीं थी। डोंट वरी, इसके बाद मैं डंकी प्रोसेस पे भी आऊँगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डंकी प्रोसेस स्टार्ट होता कहाँ से।
उसके लिए ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताना बहुत लाजमी है। तकरीबन 1608 से लेके 1800 तक ये ट्रेड्स चलती रही और ब्रिटिश इस लैंड को एक्सप्लोर करते रहे और अपनी जड़ें, अपनी जो रूट्स है यहाँ पे मजबूत करते रहे। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पे अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी शुरू कर दी। और जैसे ही उन्होंने यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू की हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि वो यहाँ आके उन्होंने ट्रेड की और आहिस्ता आहिस्ता इतनी अपनी रूट्स यहाँ पे मजबूत कर ली। जाहिर बात है उसमें लोकल भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि 1608 में जब वो यहाँ पे एंटर हुए थे तब यहाँ मुगल इरा चल रहा था। और हमें पता ही है कि मुगल इरा में हमारे जितने किंग उस टाइम गुजरे वो किस अयाशी में लगे हुए थे। हजारों बीवियाँ थी और एक बीवी के मर जाने के लिए किसी यूनिवर्सिटी से बड़े मकबरे बनाए जाते थे और उन मकबरों पे भी ऐसी डिजाइनिंग जो शायद आज तक दोबारा नहीं हो सकी। और इसी अय्याशी ने उनको स्लेवरी की तरफ धकेल दिया और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश ने यहाँ पे हुकूमत करना शुरू की। खैर हमारा टॉपिक यहाँ पे ब्रिटिश रूल नहीं है, यहाँ पे हमारा टॉपिक है डंकी रूट। तो बात उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता लेकर आते हैं। तो 200 साल तक तकरीबन 1700, 1800 और 1900 इसके दरमियान ब्रिटिश ने यहाँ पे हुकूमत की। 1608 में वो आए और 1900 में जाना शुरू हो गए। खैर इस दौरान बहुत कुछ हुआ और बहुत सी जंगें भी आपस में इनकी होती रही, क्योंकि कुछ पूरे एरियाज उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे थे। 1857 में उनको निकालने की स्ट्रगल स्टार्ट हुई, जिसमें मुसलमान और इंडियंस जो हिंदू हैं और भी जितने यहाँ पे जो भी फिरके मौजूद थे उन्होंने इनको निकालने के लिए बहुत स्ट्रगल की और 1930s तक इस प्रोसेस में कामयाब हो गए। लेकिन जाते जाते वो कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ गए जो आज तक हमें समझ में नहीं आई, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ था, सबसे ज़्यादा मिनरल्स यहाँ थे, एग्रीकल्चर लैंड्स यहाँ की अच्छी थी, रिवर्स यहाँ पे अच्छे थे। फिर भी उनको यहाँ पे अट्रैक्शन क्या नज़र आई? क्या हम लोग इतने मेहनती और इतने काम के थे कि वो यहाँ पे हमारे साथ आगे रहना चाहते थे? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगर यहाँ के लोगों से गुलामी करवाई तो इसका मतलब यहाँ के लोगों में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको इंटरेस्ट था यहाँ के मिनरल्स में, यहाँ के लैंड्स में और जो भी खजाने यहाँ पे छुपे हुए हैं। और आज बहुत से इंडियंस क्लेम भी कर रहे हैं कि जो ब्रिटिश ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का माल यहाँ से लपेट के अपने साथ ले गए वो वापस किया जाए, जो कि शायद अगले 1000 साल में भी पॉसिबल नहीं है। खैर गोरे चले गए, 200 साल यहाँ पे हुकूमत कर गए, लेकिन हमारे ब्लड में छोड़ गए स्लेवरी। जैसे जनरेशन टू जनरेशन कुछ आते दादा से बाप में और बाप से बेटे में शिफ्ट होती हैं, ऐसे ही स्लेवरी भी शिफ्ट होती गई। अगर आपकी कुछ आदतें, आपके अच्छी आदतें दादा परदादा पे जा सकती हैं, तो जो स्लेवरी की आदत है वो क्यों नहीं जा सकती? इसका जवाब मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको 2 मज़े की बातें बताते जाऊँ। जब मुग़ल इरा में तकरीबन अकबर बादशाह के दौर में कुछ ब्रिटिश इस लैंड को विज़िट करने आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले देखी थी यहाँ की सड़कें और वो हैरान रह गए थे, क्योंकि उस वक़्त तक भी अंग्रेज़ों के पास इस तरह की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। और जैसे टफ टाइल की यहाँ पे रोड उस टाइम तैयार की जा रही थी, जाके उन्होंने बताया कि किस हद तक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मुग़ल इरा है वो सक्सेसफुल है। मेरे ख्याल से मेरी तरह ये बात आपके लिए भी नहीं होगी कि रोड्स का जो बनाने का तरीका है वो पहली बार इसी एरिया से कॉपी करके वहाँ लेके जाया गया। और दूसरी चीज़ जो वो यहाँ से लेके गए थे वो थी बुक्स। जी हाँ, बुक्स, क्योंकि आप जब भी हिस्ट्री में कुछ बुक्स पढ़ने की कोशिश करें हिस्ट्री के बारे में, तो उसमें आपको मिलता है कि जितने पुराने साइंटिस्ट हैं उनका नाम या तो आपको हिंदू मिलेगा और या मुसलमान मिलेगा, क्योंकि उस वक़्त जो सबसे ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च, जो भी चीज़ें नई इन्वेंशंस हो रही थी वो यहीं पे हो रही थी। और उसकी वजह थी कि मुग़ल दौर में जब इस एरिया में बादशाहों के पास बहुत सा पैसा था, तो उन्होंने कुछ
डिपार्टमेंट्स बना दिए थे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च की जाती थी, जहाँ पे मेडिकल रिसर्च और साइंटिफिक और इस तरह के काम किए जाते थे और उसी से रिलेटेड बहुत सी किताबें लिखी गई जिनको यहाँ से कॉपी करके यूके और डिफरेंट मुल्कों में ले जाया गया। अब हम मुगल एरा और ब्रिटिश एरा से निकल के पूरी तरह आ जाते हैं हमारे डंकी की तरफ कि ये सारा कुछ रिलेटेड क्यों है आपस में। क्योंकि जब ब्रिटिश यहाँ पे हुकूमत कर रहे थे उस दौरान वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे और काफ़ी स्टाइलिश भी थे, जिनके स्टाइल को देख के यहाँ के लोग अट्रैक्ट हो रहे थे और जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते थे वो मज़ीद पढ़ने के लिए उस वक़्त स्टूडेंट वीज़ा लेते थे। शायद वीज़ा तो नहीं लेते थे लेकिन वो स्टडीज़ को उनकी हद तक जो वो पढ़ के जहाँ से आ रहे थे ब्रिटिश लोग वहाँ तक पहुँचना चाहते थे, जिसके लिए पहली बार उन्होंने यहाँ से माइग्रेट करना शुरू किया लंदन और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। और शायद आज यूके की तरफ जो इतना ज़्यादा हमारा रुझान है स्टडी वीज़ा का, जैसे कि आपको डिफरेंट जगह लिखा आता है कि स्टडी इन यूके, स्टडी इन लंदन, स्टडी इन कनाडा, स्टडी इन यूएसए, ये शायद उसी टाइम ही अडॉप्ट किया गया क्योंकि उस टाइम स्टडी करने के लिए लोग यहाँ से उन मुल्कों की तरफ जाना शुरू हुए। तो ये थी पहली बुनियाद स्टडी इन अब्रॉड की। अब आते हैं हम डंकी रूट की तरफ। स्टार्टिंग में जब लोग यहाँ से उन कंट्रीज की तरफ सफ़र करते थे तो उस टाइम भी उनको डोंकर्स के ज़रिए ही जाना पड़ता था, जो कि डंकी रूट के ज़रिए आज आपको ट्रैवल करवा रहे होते हैं। आपको नहीं, जो लोग इस प्रोसेस के ज़रिए वहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि उस टाइम तक प्लेन और शिप्स में सफ़र इतना इजी या इतना सस्ता नहीं था, लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो ज़्यादातर लोग घोड़ों पे, खच्चरों पे या पैदल सफ़र किया करते थे और उसके लिए भी रूट्स का जाना बहुत लाजमी था क्योंकि उस टाइम जीपीएस तो था नहीं, तो तब भी ये डोंकर्स ही काम आते थे और ये लीगल थे उस टाइम। जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा होता था वो तो शिप्स के ज़रिए प्रॉपर तरीके से उन कंट्रीज़ में पहुंच जाते थे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था उनको पैदल सफ़र करना पड़ता था इन डोंकर्स के ज़रिए, जो कि आज भी काम कर रहे हैं और शायद ये उन्हीं की चलती आ रही जनरेशन्स है। लेकिन अब ये उस तरह लीगल नहीं है। तब ना वीज़ों का प्रॉब्लम था, ना बॉर्डर्स का प्रॉब्लम था, तब आपको सिर्फ सफ़र करने की जो स्ट्रगल है वो करनी पड़ती थी। आपको जहाँ पहुँचना है आपको बस मंजिल का पता होना चाहिए और आप बस इनके ज़रिए रूट देखते हुए चल पड़ते थे। लेकिन आज अगर आप इनके ज़रिए जाते हैं तो ये एक लीगल प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आपको किसी भी कंट्री में एंटर होने के लिए आज चाहिए वीज़ा, जो कि आज सबसे बड़ी स्ट्रगल बन गई है। और शायद यही वजह है कि ये डंकी का प्रोसेस इस एरिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और ज़्यादातर लोग इसकी तरफ भागते हैं, क्योंकि इसकी बुनियाद आज से सैकड़ों साल पहले ही रख दी गई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वही लोग हैं जो उस टाइम लोगों को ट्रैवल करवाया करते थे, लेकिन जहाँ पे कोई किसी भी किस्म का लालच जिंदा हो वहाँ पे धोखेबाज तो आ ही जाते हैं। तो शायद कुछ चालाक लोगों ने इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया और तब से ही ये चलता आ रहा है। डंकी लगाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जिनमें से कुछ तरीके पहले कामयाब थे लेकिन अब वो नहीं चल रहे। जैसा कि पासपोर्ट और आपके आईडीज़ में चेंजेस करके पहले लोग बाय प्लेन भी सफ़र कर लिया करते थे, क्योंकि 90s तक जो सिस्टम है सारे के सारे इस तरह जो बायोमेट्रिक सिस्टम, कंप्यूटराइज सिस्टम आज हो चुके हैं, इस तरह काम नहीं कर रहे थे। पहले आपके पासपोर्ट भी मैनुअल थे, आईडीज़ भी मैनुअल थी और चेकिंग भी मैनुअल हुआ करती थी। लेकिन अगर आज आपको किसी भी फॉर्ज यानी कि चेंज किए हुए पासपोर्ट पे सफ़र करना पड़ जाए तो एयरपोर्ट पे जाते ही सबसे पहले तो बायोमेट्रिक में बंदा पकड़ा जाता है, दूसरे नंबर पे फेस डिटेक्शन है, आई डिटेक्शन है और भी बहुत से तरीके हैं। तो 90s में तो ये तरीका हो गया फेल, लेकिन उससे पहले ये फॉर्जिंग का तरीका यानी कि पासपोर्ट और आईडीज़ को चेंज करके भी लोग जाया करते थे। अक्सर ऐसा होता था एक ही फैमिली के कई लोग एक ही पासपोर्ट पे सफ़र कर रहे होते थे और हिस्ट्री में इसकी बहुत सी एग्जाम्पल भी मिलती हैं, लेकिन आज ये तरीका नहीं चलता। सेकंड रूट जो डंकी का आ जाता है उसके अंदर जो गल्फ़ कंट्रीज़ यानी कि आपके पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है, तो यहाँ से जो करीबी कंट्रीज़ है वहाँ के जो वीज़े हैं वो मिल जाते हैं ईजी क्या बल्कि कई कंट्रीज़ में तो आपको ऑन अराइवल ही वीज़ा मिल जाता है। तो लोग सबसे पहले इन कंट्रीज़ का सफ़र करते हैं क्योंकि इन कंट्रीज़ की आगे ट्रेडिंग पाकिस्तान और इंडिया से बहुत ज़्यादा है
उनकी चेकिंग भी इस हद तक नहीं हो रही होती क्योंकि उनके रूल्स भी अच्छे हैं और यहाँ से सख्त हैं। तो वहाँ से लोगों को कंटेनर में बैठा के उन कंट्रीज तक जहाँ तक वो जाना चाहते हैं पहुँचाया जाता है, जिसमें दम घुटने से और सफोकेशन वगैरह इस सब प्रोसेस की वजह से बहुत से लोग मारे भी जाते हैं और बहुत से पकड़े भी जाते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि वो कंट्रीज, जैसे कि अगर आपको यूएसए, यूके, कनाडा कहीं पे भी जाना है तो उनके करीब जिन कंट्रीज का वीज़ा लेना आसान है वहाँ का वीज़ा लिया जाता है, वहाँ पे जाके कुछ अर्सा स्टे किया जाता है और अपने डोंकर्स के ज़रिए बॉर्डर्स क्रॉस करके, जैसे कि मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर बहुत ज़्यादा मशहूर है इस बारे में, यानी कि करीबी कंट्री में आप गए, वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके यानी कि एक आधी कंट्री क्रॉस की और आप जिस कंट्री में पहुंचना चाहते हैं वहाँ पे पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर से ये प्रोसेस भी आसान नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल चैलेंज भी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौत का खतरा है आपको वहाँ की आर्मी से, क्योंकि जारी बात है इल्लीगली जब आप कोई भी बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे फायरिंग में बहुत से लोग मारे भी जाते हैं और बहुत से लोग अरेस्ट भी हो जाते हैं। इसके बाद नंबर आ जाता है सबसे सस्ता प्रोसेस, जो जिसके पास बिल्कुल ही पैसे ना हो वो सफ़र करता है पैदल। इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना से यहाँ से बहुत से लोग पैदल सफ़र स्टार्ट करते हैं ईरान के ज़रिए और डिफरेंट कंट्रीज यानी कि 8-10 कंट्री से होते हुए जहाँ पे समुंदर आता है वहाँ पे उनको शिप्स में छुपा के एक छोटी सी 10 से 15 फीट की शिप में 30-30 लोगों को बैठा के समुंदर पार कराया जाता है। और जहाँ पे जंगल आ जाते हैं वहाँ पे आपको सैकड़ों किलोमीटर जंगलों में चलना पड़ता है और जहाँ पे बर्फ़ आ जाती है आपको ठिठुरती ठंड में लगातार चलते रहना पड़ता है। ये प्रोसेस सबसे सस्ता होता है और सबसे ख़तरनाक होता है। इन सब प्रोसेस की अगर बात करें कि इनमें से बचता कौन है, तो ज़्यादातर 80-90% इस प्रोसेस में मारे जाते हैं। मारे जाने वालों में सबसे पहले तो उन लोगों का नंबर आता है जहाँ पे उनको ले जाने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो ही धोखेबाज होते हैं। वो लाखों रुपया इन इमिग्रेंट से, ये जो सफ़र कर रहे थे, इनसे ले भी लेते हैं और जैसे ही मिडल में या किसी भी करीबी सुनसान जगह पे पहुंचते हैं वो दर्जनों के दर्जनों लोगों को वहाँ पे गोलियां मार के ख़त्म कर देती हैं, जिससे उनको पैसे भी मिल जाते हैं और उनको इन लोगों को आगे लेके सफ़र भी नहीं करवाना पड़ता। सेकंड, जो लोग बॉर्डर्स पे मारे जाते हैं, जिन कंट्रीज़ के रूल सख्त है, जिन्होंने ऑलरेडी ऑर्डर दे रखा होता है शूट एट साइड का, जैसे ही किसी को देखा जाए गोली मार दी जाए, इस तरह के लोग मारे जाते हैं। फिर कुछ शिप्स के उल्टने से, जैसे कि लास्ट ईयर पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी बहुत सी मिक्स कंट्रीज के लोग एक ही शिप उल्टने से दर्जनों लोग डूब के मर गए। कुछ को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई करीबी कंट्रीज की तरफ से, लेकिन ज़्यादातर लोग मारे गए और इनमें से कोई फिगर कि कितने लोग बचे, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों ने सफ़र किया, कितने लोग पहुंचे, कोई भी फिगर एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि ये एक इलीगल प्रोसेस है। कोई, मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई बता के तो नहीं जा रहा होता कि मैं डंकी रूट के ज़रिए जा रहा हूँ। तो इनकी जो काउंटिंग है आज तक जितनी भी आपको रिकॉर्ड में मिलेगी शायद उससे 10 गुना ज़्यादा भी हो सकती है। ये तो हो गए सारे डंकी रूट्स, कैसे कैसे लोग जाते हैं, कैसे अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इन कंट्रीज़ में रहने वाले लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया 400 साल पहले ब्रिटिश ने जब ये एरिया विज़िट किया तो वो यहाँ से इम्प्रेस हो गए। यहाँ पे उनको हर वो चीज़ मिली जिसकी उनको ज़रूरत थी और जो इंडियंस हैं वो खुद क्लेम कर रहे हैं कि वो हमारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इम्पोर्टेंट जो कीमती सामान है वो चोरी करके ले गए। जब इतना कुछ यहाँ पे है तो लोग उनके पीछे भाग क्यों रहे हैं? उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो अगर उस वक़्त की सैकड़ों साल पहले की ब्रिटिश दौर की बात करें, उस टाइम तो इनके स्टाइल को कॉपी किया जाता था ब्रिटिश के, यानी कि उनके जैसा पढ़ना लिखना, उनके जैसा दिखना, उस और जहाँ से वो आए हैं उनकी वो जो भी इन्वायरमेंट है उसको अडॉप्ट करने के लिए सफ़र किया जाता था। लेकिन आज क्या प्रॉब्लम है? आज जबकि प्रॉपरली रूल्स है, यहाँ पे सिस्टम है, आज भी लोग क्यों भाग रहे हैं? उसकी 2-3 जो बेसिक वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है एजुकेशन सिस्टम। ज़्यादातर स्टूडेंट जो उस तरफ को भाग रहे हैं वो पहले ही एजुकेटेड नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट जो हैं अपने लोगों को इतना पढ़ने लिखने दे ही नहीं रही कि उनको समझ आ जाए
कि हमारे साथ हो क्या रहा है, और फिर वो भागते हैं एजुकेशन के लिए। लेकिन जब करेंसी डिफरेंस आता है तो वहाँ की एजुकेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, जिसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर ये जो स्टडी वीज़ा, स्टडी इन अब्रॉड, ये भी लोगों के हाथ से निकल जाता है और वो लोग आते हैं डंकी रूट्स की तरफ। फिर वो लोग आ जाते हैं जिनको यहाँ पे जॉब्स ही नहीं मिल रही, यानी कि एक तो वो पढ़ नहीं पा रहे, दूसरा अगर पढ़ गए हैं, सपोज कि किसी ने बैचलर्स या मास्टर्स किया है, तो वो 10-12 हज़ार या 8-10 हज़ार की जब नौकरी करता है तो वो अंदर ही अंदर मर जाता है। तो जब वो इन्हीं चीज़ों को उन कंट्रीज में प्रॉपर तरीके से होता हुआ देखते हैं तो वो लोग भी यहाँ से भागते हैं। ये 1-2 रीज़न्स मैंने आपको बताई, इसके अलावा भी सैकड़ों रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोगों को यहाँ से भागना या उन कंट्रीज की तरफ डोंकर्स के ज़रिए, डंकी प्रोसेस के ज़रिए जाना पड़ रहा है। जिसमें बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने बच्चे, बीवियों, अपने माँ बाप के साथ भी इन रूट्स पे पैदल ट्रैवल कर रहे होते हैं। ना वो मौसम की सख्ती सह सकते हैं, ना वो उन आर्मी वालों से, उन बॉर्डर से बच सकते हैं, ना वो बड़ी बड़ी दीवारें फलांग सकते हैं, ना उस समुंदर में या उस रिवर में तैर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ से भागने की और वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा है क्यों? इतने बुरे हालात क्यों हो गए, जबकि किसी वक्त वही लोग हमारी तरफ भाग रहे थे, इस एरिया की तरफ भाग रहे थे, यानी कि इस ज़मीन में कोई कमी नहीं है, मिनरल्स की कोई कमी नहीं है, एग्रीकल्चर की कोई कमी नहीं है, पानी की किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो यहाँ पे ईमानदारी की और स्ट्रगल की। यहाँ पे मैं किसी की साइड नहीं लेने जा रहा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, कौन सही या कौन नहीं सही, उसके बारे में फैसला करेंगे आप व्यूअर्स, और आप उसका जवाब देंगे कमेंट्स में कि कौन यहाँ सही है, कौन कसूरवार है, और ये रूट्स जो अपनाए जा रहे हैं ये सबसे ज़्यादा इसकी नंबर 1, 2, 3 रीजंस क्या हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो लोग इन डंकी रूट्स के ज़रिए या किसी भी इलीगल प्रोसेस के ज़रिए पहुँच जाते हैं, उनके लिए भी वहाँ पे लाइफ आसान नहीं होती है, क्योंकि ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, ना वो वहाँ पे लीगल है। और बहुत से लोग जो असाइलम की ट्राई करते हैं, हर किसी का असाइलम भी एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर कोर्ट्स हैं, वहाँ पे उनका जो है केस चलाया जाता है। और अगर तो आप उसको प्रूव कर दें कि आपको वहाँ क्यों जाना पड़ा, आपको क्या खतरा है अपनी कंट्री में, या किसी आपके दुश्मन से, या कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस खतरा है, अगर आप प्रूव ना कर पाएँ तो सालों बाद भी लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। फिर कुछ लोग जाके लॉयर्स के चक्कर में पड़ते हैं, पहले ही इलीगल होते हैं, फिर कुछ लॉयर्स भी इनका फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो आपको सर्च करने से मिल जाएंगे, और मैं पर्सनली भी जानता हूँ जहाँ पे लॉयर्स भी धोखा करते हैं। जब वकील करवाते हैं उनको पता है कि ये हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी इलीगल रह रहे हैं, तो लाइफ वहाँ भी आसान नहीं होती। अगर कोई पहुँच जाए तो ज़्यादातर लोगों का कहना, जिनके इंटरव्यू लिए गए, यही था कि इस रूट के ज़रिए पहले तो आना ही नहीं चाहिए, और अगर आ जाए तो वहाँ रखा कुछ नहीं उनके लिए। तो कोशिश करें, चाहे यहाँ हज़ारों मुश्किलें हैं, लीगल प्रोसेस के ज़रिए जाया जाए। इस वीडियो में मैंने आपको डंकी रूट के बारे में कम बताया है, लेकिन उसकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा, उसकी रीजंस के बारे में ज़्यादा। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको बताएं कि ये डंकी रूट प्रॉपरली चलता कैसे, ये सिस्टम कैसे चलता है, और कुछ इसमें एग्जांपल्स भी यूज़ करेंगे हम उन लोगों की जो अनफॉर्चुनेटली मारे गए, और वो लोग जिन्होंने वापस आके इंटरव्यू दिया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन इस वीडियो को थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए मैंने इसमें हिस्ट्री डिस्कस की है, दिखाया है आपको कि ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज कहाँ पहुँच चुका है। मैं मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहता चलूँ कि बहुत से लोग वीडियो ज़रूर देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ का सिलसिला अभी शुरू ही हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।